25 मई की काली शाम जब गुजरात का राजकोट शहर ऐसा रोया कि उसकी चीखें पूरी दुनिया में सुनाई दी। ठीक शाम 5:30 बजे राजकोट के टीआरपी नाम के एक गेम जोन में इतनी भयंकर आग लगती है कि इस आग की चपेट में 2-4 नहीं बल्कि 27 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो जाती है। और ये आग इतनी भयंकर थी कि जिन लोगों की इस आग में जलकर मौत हुई उन लोगों को देखकर पहचानना भी मुमकिन नहीं था। ये सुनकर ही आपको अंदाजा आ गया होगा कि किस कदर इस आग ने अपना कहर मचाया होगा, पर यह कोई हादसा नहीं था बल्कि एक लापरवाही। और इस लापरवाही की जड़ें ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ जुड़ी हुई थी जिसकी वजह से आग 27 लोगों को जिंदा निकल खा गई। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। इस लापरवाही के बाद जितने भी लोग अक्यूज के तौर पर पकड़े गए वो सभी के सभी छोटी मछलियां थी जिनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया और इसके ऊपर जांच बिठा दी गई। पर जिनके इशारे पे सभी लोग चल रहे थे वो बड़े मगरमच्छों को अनदेखा कर दिया गया, क्योंकि आज तक कोई भी आईपीएस या आईएएस को ना ही पकड़ा गया बल्कि जैसे उसे बचाने के लिए तुरंत ही उन लोगों की ट्रांसफर कर दी गई, वो भी किसी दूसरी जगह पे पोस्टिंग दिए बिना। पर आप ही बताओ कि पिछले करीब 3 साल से यहाँ पे जो गेम जोन चल रहा था, ना ही उसके पास कोई फायर एनओसी थी, ना ही कोई फायर के प्रॉपर इक्विपमेंट थे, और जो अवैध रूप से बना हो और फिर भी इसके बारे में कोई आईपीएस या आईएएस को पता ना हो, ऐसा कभी बन सकता है? पता तो कैसे नहीं होगा। खुद पुलिस के बड़े बड़े अफसर, कलेक्टर और म्युनिसिपल कमिश्नर की यहाँ पे क्लिक की गई फोटो हमें खुद टीआरपी गेम जोन के इंस्टा अकाउंट से मिली है, जिसमें आप उनके नाम के साथ देख पा रहे होंगे कि ये फोटो में कौन कौन है। पर यहाँ पे जाकर फोटो क्लिक करवाने से पहले इन लोगों ने ये जांचने की भी कोशिश नहीं की कि ये गेम जोन लीगल है या फिर इलीगल, या फिर शायद उन लोगों को सब कुछ पहले से ही पता था, फिर भी इस चीज को नजरअंदाज किया गया। पर क्या करें, करप्शन की जड़ें इतनी गहरी जा चुकी है कि इसे सिस्टम से उखाड़ कर फेंकना मुश्किल हो गया है। खुद की जेब को गर्म करना और पॉलिटिशियन की चापलूसी करने वाले बड़े बड़े ऑफिसर पावर और पोजीशन के नशे में इतने अंधे हो गए हैं कि उनके किए की सजा मासूम लोगों को जिंदा जलकर चुकानी पड़ती है। जिन लोगों की इस आग में जिंदा जलकर मौत हुई उन लोगों के जीवन के अंतिम क्षण कितने दर्दनाक रहे होंगे। आग की भयंकर लपटों ने उसे इस कदर घेर लिया था कि बचने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। आंखों में डर और दिल में खौफ था, क्योंकि सामने दिख रही थी तो वो थी सिर्फ मौत। खुद की नजर के सामने अपने प्रिय परिजनों और बच्चों को इस आग में जिंदा जलते देखने वाले उन बदकिस्मत लोगों के दुख और दर्द के बारे में सोचकर भी रूह कांप उठी। पर फिर भी ऐसी दिल दहला देने वाली घटना के बाद भी नामी दोषियों को बचाने की शर्मनाक कोशिशें हो रही। और आज का ये वीडियो उसी असंवेदनशील शासन व्यवस्था का है कि जिससे 27 लोगों की मौत भी पिघला नहीं। कैसे हुआ था ये पूरा हादसा और कैसे हुई थी ये गेम जोन की शुरुआत, आइए जानते हैं शुरू से। जय हिंद दोस्तों। 25 मई 2024 को हुई इस पूरी घटना के बाद इस केस की जांच से जुड़े एक पुलिस ऑफिसर ने बीबीसी गुजराती को दिए गए एक इंटरव्यू में अपना नाम न देने की शर्त पर ये पूरा गेम जोन कैसे शुरू हुआ था, वो आग कैसे लगी थी, उससे जुड़ी सारी बातें सबके सामने लाके रखी। ये गेम जोन बनाने का आइडिया सबसे पहले युवराज सिंह सोलंकी को आया था। दरअसल युवराज सिंह ने आईसी इंजीनियरिंग में स्टडी की थी। जब वो कॉलेज में स्टडी कर रहा था उस टाइम पर भी उसने गो कार्टिंग पे ऑलरेडी काम किया था, क्योंकि गो कार्टिंग में उसे पहले से ही काफी इंटरेस्ट था। और इसी गो कार्टिंग के इंटरेस्ट को बिजनेस में बदलने के लिए उसने काफी अलग अलग लोगों का कॉन्टेक्ट भी किया था। दरअसल उनको गो कार्टिंग ट्रैक बनाना था और इसी सिलसिले में उनका मिलना होता है प्रकाश जैन यानी कि प्रकाश हिरण के साथ। और ये प्रकाश जैन भी इस केस में आरोपी थे। पर इस टीआरपी गेम जोन में लगी आग में प्रकाश की भी मौत हो चुकी है, जिनकी पुष्टि एसीपी राधिका भाराई ने की थी, क्योंकि उनके डीएनए सैंपल उनकी मम्मी के साथ मैच हुए थे। थोड़े साल पहले जब युवराज सिंह और प्रकाश मिले उनके बाद उन्होंने अशोक और किरीट जडेजा का कांटेक्ट किया था। वो मेनली रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए थे और कोई नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक गो कार्टिंग को लेके युवराज सिंह के इंटरेस्ट से ही गेमिंग जोन के आइडिया को हवा मिली थी। और उसके बाद टीआरपी गेम जोन को शुरू करने के लिए रेसवे एंटरप्राइज के नाम से कंपनी बनाई जाती है और धवल कॉर्पोरेशन के नाम से एक और कंपनी बना के इन दोनों कंपनियों में धवल ठक्कर और दूसरे लोग पैसा डालने की जिम्मेदारी लेते हैं। और इस दो कंपनियों के अंडर गुजरात के राजकोट में नानामवा रोड के पास के एरिया में 2 एकड़ जमीन में गेम जोन बनाने के लिए मेटल शीट फैब्रिकेशन का यूज करके 50 मीटर वाइड, 60 मीटर लॉन्ग और लगभग 2 से 3 मंजिला इमारत की ऊंचाई का स्ट्रक्चर बनाया गया था। और यही था वो इलीगल टीआरपी गेम जोन की जो साल 2021 में शुरू हुआ था। इस इलीगल टीआरपी गेम जोन में क्या था कि इन लोगों ने आपस में काम को बांट लिया था। जैसे कि डेली वर्क की जिम्मेदारी युवराज सिंह और गेम जोन के मैनेजर प्रकाश के पास थी, जिसमें अलग अलग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, फायर सेफ्टी इस सब की जिम्मेदारी आती थी।
इसके अलावा एफआईआर के एक और आरोपी राहुल राठौड़ पर गो कार्टिंग की रोजमर्रा की जिम्मेदारी थी, जिसमें उसे गो कार्टिंग के लिए ईंधन, मरम्मत करना आदि का काम संभालना था। और यहाँ पे सबसे ध्यान में लेने वाली बात यह है कि इस पूरी घटना के पीछे गो कार्टिंग और जनरेटर के लिए इस्तेमाल होने वाला ईंधन ही इस पूरी आग के पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण है। कैसे ये ईंधन इस आग का महत्वपूर्ण कारण है वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। दरअसल कुछ ही दिनों में टीआरपी गेम जोन के ग्राउंड फ्लोर पर एक स्नो पार्क भी ऐड होने वाला था और इसी के चलते वेल्डिंग का काम चल रहा था। वेल्डिंग वर्क के दौरान चिंगारी से फोम की सीट में आग लग गई और आग तेजी से फैल गई, क्योंकि वेल्डिंग वर्क के दौरान जो प्रिकॉशन लेने चाहिए थे वो बिल्कुल नहीं लिए गए और बच्चों के वेकेशन भी चल रहे थे। और इसी चीज को ध्यान में रखकर टिकट की प्राइस को कम करके 99 रुपीज की एक ऑफर चलाई गई थी और इसी ऑफर का लोकल इन्फ्लुएंसर के जरिए सोशल मीडिया पे मार्केटिंग भी करवाया गया था। और इसी स्कीम से आकर्षित होकर लोग राजकोट के टीआरपी गेम जोन की ओर उमड़ पड़े, जिसकी वजह से भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि आग लगने के बाद इन लोगों को बचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, क्योंकि एंट्री और एग्जिट बस एक ही थी। और ये गेम जोन के पास ना ही कोई फायर एनओसी थी, ना ही फायर सेफ्टी से जुड़ी कोई प्रॉपर सिस्टम थी कि ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में वो उससे डील कर पाए। और सबसे बड़ी बात कि गो कार्टिंग के लिए 1000 से 1500 लीटर पेट्रोल और जनरेटर के लिए 1500 से 2000 लीटर डीजल यहाँ पे अवैध रूप से रखा गया, जिसकी वजह से एक चिंगारी से फैली आग ने ऐसा तांडव मचाया कि जिसमें 27 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। राजकोट में हुआ ये हादसा इतना बड़ा था कि खुद गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष संघवी और चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल मौके पर पहुंच के हादसे के बारे में जानकारी लेते हैं और सुभाष त्रिवेदी की अध्यक्षता में 5 मेंबर की एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करके उसे घटना के 72 घंटे के भीतर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते। हादसा इतना खतरनाक था कि खुद गुजरात हाई कोर्ट ने सुओ मोटो दाखिल किया। इसके साथ साथ गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि आरएफसी के ऑफिसर को पता था कि टीआरपी गेम जोन अवैध है और अवैध ढांचे को ध्वस्त करने के लिए आदेश भी दिया गया था, वो भी करीब 1 साल पहले, फिर भी उसे डिमोलिश क्यों नहीं किया गया। और यहाँ पे ताज्जुब की बात यह है कि इस हादसे के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने तो वहां तक कह दिया कि अब हमें गुजरात सरकार पर भरोसा नहीं है। साथ में चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल की अगुवाई वाली 2 जज की बेंच ने यह भी कहा कि मोरबी हरनी जैसे ये इंसिडेंट बार बार हो रहे हैं, सरकार ऐसी घटनाओं में सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को ही क्यों घेरती है, म्युनिसिपल कमिश्नर सो रहे हैं, इसीलिए ऐसी लापरवाही से दुर्घटना हो रही है। और इसी लापरवाही को देखते चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की बेंच ने राज्य सरकार को अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तहत फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने का निर्देश दिया। इससे साफ साफ पता चलता है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि लापरवाही से हुई दुर्घटना है, जिसमें आईएएस तक के लोग जिम्मेदार हैं। पर आपको जान के शौक लगेगा कि इस केस में अभी तक किसी भी जिम्मेदार आईएएस या आईपीएस का नाम नहीं आया और जितने भी लोग पकड़े गए वो सभी के सभी आरएमसी, आरएनडी और फायर डिपार्टमेंट की छोटी मछलियां हैं और ये बड़े मगरमच्छ के नाम और वो खुद कानून की रडार से काफी दूर है। इस केस में अभी तक 16 लोगों को आरोपी के तौर पे पाया गया है, जिसमें से 15 आरोपी जेल में है, जबकि एक आरोपी प्रकाश जैन की इस हादसे में ही आग में जलकर मौत हो चुकी है। पर ये जितने भी लोग पकड़े गए उसमें से सबसे बड़े सस्पेंडेड टाउन प्लानिंग ऑफिसर मनसुख सागठिया को ही दायरे में लेके पूरे केस की जांच में उसे ही हाईलाइट किया जा रहा है। अभी तक उसने कितना करप्शन किया, उनकी कहां-कहां प्रॉपर्टी है और किनके नाम पे है, ये सभी चीज पर जांच हुई और करप्शन से जुड़ी इस चीज को जानने के लिए एसीबी ने एसआईटी का भी गठन कर दिया था और ये एकदम ठीक बात है, इस तरह से जांच होनी भी चाहिए। पर मनसुख सागठिया पर जिन लोगों का हाथ है उन लोगों के चेहरे क्यों सामने नहीं लाए जा रहे? मनसुख सागठिया पर जिस तरह से जांच हो रही है वैसी सेम जांच इन आईएएस, आईपीएस और नेताओं पे क्यों नहीं की जा रही? क्यों मनसुख सागठिया तक ये जांच सीमित है? उनके ऊपर के लोगों को किसकी रहम की वजह से बचाया जा रहा है? और यहाँ पे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही ये हादसा होता है कि इस मामले में म्युनिसिपल कमिश्नर आनंद पटेल, पुलिस कमिश्नर राजू भार्गव, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर विधि चौधरी, डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर सुधीर देसाई का तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर कर दिया गया और वो भी किसी दूसरी जगह पर पोस्टिंग दिए बिना। और इस चीज से ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजकोट अग्निकांड से इन लोगों का भी कोई कनेक्शन था और इसी की वजह से उन्हें बचाने के लिए उनकी क्या ट्रांसफर कर दी गई? इस बारे में जब मैंने गुजरात के निर्भय न्यूज के एडिटर और सीनियर जर्नलिस्ट गोपी खांगर से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, मुझे जितनी जानकारी मिली है और मेरी जितनी तफ्तीश रही है इस पूरे मामले में, राजकोट के जो अग्निकांड हुआ उसमें अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये इसमें सबसे बड़ा अगर कोई सरकार की ओर से बताया जाता है तो वो है मनसुख सागठिया। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सच्चाई को छुपाने की कोशिश हो रही है। सरकार के जरिए ये लगातार कोशिश की जा रही है कि जो बड़ी मछलियां है, क्योंकि मनसुख सागठिया से लेके जो अन्य आरोपी पकड़े गए, कैसे आरोपी है कि जो चीफ फायर ऑफिसर था या कोई एक सामान्य क्लार्क था या मनसुख टीपीओ जैसे अधिकारी,
आप सोचिए, सबसे बड़ी बात मुझे जो इसमें सरप्राइजिंग लग रही है वो ये लग रही है कि बीजेपी के जो बड़े नेता है उनका कहीं पे नाम नहीं आ रहा है। कोई भी अधिकारी अगर है तो क्या वो अधिकारी अपनी मर्जी से ये सारी चीजें करता है या उनको कहा जाता है? अक्सर हमने देखा है कि जब एक नेता जाके फोन करता है तब जाके अधिकारी उस पे काम करता है या अधिकारी को कॉन्फिडेंस में लेकर ही वो काम किया जाता है। तो इसके पीछे नेता कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये है, छोटा अधिकारी भी तभी काम करता है जब बड़ा अधिकारी कहता है। आप देखिए, अगर वहां पे कमिश्नर जितने भी डीसीपी थे, चाहे वो कलेक्टर जो थे वहां पे, ये सारे लोग अगर वहां पे अपनी बर्थडे पार्टी मनाने के लिए जा सकते हैं तो उसका मतलब तो बहुत क्लियर निकलता है। तस्वीर भी सामने आई है, उनका कोई फेवर लिया गया होगा, वो फेवर यहाँ पे होगा, 100% होगा। लेकिन यहाँ पे जो मुझे लग रहा है वो छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछलियों को छोड़ा जा रहा है। और तभी अगर आपने देखा होगा जो पिछली बार गुजरात हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई थी सरकार को, वो भी बहुत जबरदस्ती, सरकार को एक क्लियर मैसेज था कि सुधर जाइए, असलियत को बहाल लाइए, आपके एसआईटी के अधिकारी ही सस्पिशियस है। आप अगर देखेंगे सुभाष त्रिवेदी को, तो सुभाष त्रिवेदी ने अब तक जितना भी इन्वेस्टिगेशन किया है उस किसी भी इन्वेस्टिगेशन में कोई क्लैरिटी नहीं है। पहली बार राजकोट में जो बंद रखा गया और वो भी विपक्ष के जरिए बंद रखा गया तो लोगों ने पूरा साथ सहकार दिया। देखिए, ऐसा नहीं है कि लोगों को न्याय पसंद नहीं है, लोगों को भी न्याय पसंद है। जब चीज हुई है और बुरी हुई है, 27 लोग इसमें जल के मर गए हैं, तो लोगों को भी चाहिए कि ऐसे जो गुनहगार हैं उनको सजा मिले। लेकिन जब आपकी सिस्टम करप्ट है, जब आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नीचे से लेकर ऊपर तक जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो अधिकारी कौन है, तो वो सारे करप्शन के अंदर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरे छोटे अधिकारी से लेके बड़े अधिकारी, कमिश्नर तक, हर कोई इस करप्शन की चेन में बंधा हुआ है। और अगर देखने जाए तो ये पूरा टीआरपी गेम जोन जो हादसा हुआ वो छोटे अधिकारी की गलती से लेकर बड़े कमिश्नर तक की गलती का नतीजा है, जो हमारे सामने आया, जो 27 लोगों की जान लेकर गया। राजकोट अग्निकांड में मारे गए उन 27 मासूम लोग जो वापस तो कभी लौटकर नहीं आएंगे, पर क्या उनकी मौत के पीछे जिम्मेदार बड़े से बड़े गुनहगार को सजा देके इन 27 मासूम लोगों को सही मायने में श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती? और ये गुजरात में हुआ कोई पहला हादसा नहीं था। पिछले 5 साल के डेटा पे आप नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि शायद ऐसे हादसे होना गुजरात में आम बात हो गई है और मासूम लोगों की जान की कोई भी वैल्यू नहीं। 18 जनवरी 2024 को बड़ौदा के हरणी झील में नाव पलट जाने की वजह से 17 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 15 बच्चे और 2 टीचर थे और ये सब स्कूल की तरफ से पिकनिक मनाने गए थे। वहीं साल 2022 में मोरबी में मच्छू नाम की नदी पर बना पुल टूटता है, जिसके कारण कई लोग नदी में गिर जाते हैं और नदी में गिरने की वजह से 140 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। वहीं साल 2020 में अहमदाबाद के नवरंगपुरा इलाके में स्थित श्रेय हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लग जाती है और इस हादसे में 5 पुरुष और 3 महिलाओं समेत 8 मरीजों की जान चली जाती है। वहीं साल 2019 में सूरत के तक्षशिला आर्केड कोचिंग सेंटर में भी आग लग गई। इस आग की घटना में 22 मासूम बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे का वीडियो जब सामने आया तो लोगों ने देखा कि अपनी जान बचाने के लिए बच्चों ने बिल्डिंग से छलांग तक लगा दी थी। वहीं साल 2019 में ही अहमदाबाद के काकरिया बाल वाटिका के अम्यूजमेंट पार्क में डिस्कवरी राइड्स ढह गई थी। इस हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, वहीं कई लोग घायल हो गए थे। और ये सभी के सभी एक्ट ऑफ गॉड नहीं बल्कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है, क्योंकि 2016 में जब बंगाल में एक ब्रिज टूटा तब हमारे पीएम ने क्या कहा था, खुद ही सुन लीजिए। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। बंगाल में 2016 में टूटे इस ब्रिज के बारे में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। और अगर ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है तो गुजरात में तो बीजेपी की ही सरकार है, तो फिर पिछले 5 साल में लगातार एक के बाद एक जो हादसे हुए उस हादसे को रोका क्यों नहीं गया? क्या कोई आईएएस आईपीएस या फिर नेता के खिलाफ एक्शन लेके एग्जाम्पल सेट किया नहीं जा सकता? क्यों हर दफा जांच के नाम पर सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है और बड़े मगरमच्छों को छोड़कर उसे बचा लिया जाता है? और क्या इस बार भी हर एक बार की तरह बड़े लोगों को बख्श दिया जाएगा? खैर, वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। पर इस सभी के बीच 9 जुलाई को एक ऐसा न्यूज सामने आता है जिसकी वजह से राजकोट
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सनसनी मच गई। राजकोट में हुए ये हादसे के बाद आरएमसी के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में 3 इंजीनियर ने इस्तीफा दे दिया और इसके पीछे का रीजन ये था कि उन्हें काम करना मुश्किल लग रहा है। ऐसे हादसे के बाद एक ही दिन में 3 इंजीनियरों के रिजाइन से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। फिर 22 जुलाई को राजकोट के अग्निकांड का चार्जशीट फाइल होने वाला है, जो हादसे के 60 दिन के अंदर रेडी होने वाला था, पर अब वो 3 दिन पहले ही पेश कर दिया जाएगा। साइलम पिच की इस चार्जशीट में जब कोई IAS, IPS, बीजेपी के नेता या फिर कॉर्पोरेटर का नाम नहीं होगा और सिर्फ छोटी मछलियां पर ही पूरा मामला डाल दिया जाएगा और सिर्फ उसे ही दोषी पाकर उस पर ही कार्यवाही की जाएगी और पर्दे के पीछे रहे बड़े बड़े नामी दोषियों को बचा लिया जाएगा, तब सही मायने में सरकार के पास न्याय की आशा रखने वाले उन 27 लोगों के परिवार का सरकार पर से भरोसा उठ जाएगा, ऐसा लगता है। पर हमारा काम है बोलना, ऐसे हादसों पे सवाल उठाना, भले ही निष्पक्ष तरीके से जांच हो या फिर ना हो, भले ही बड़े लोगों को बचा लिया जाए, पर हम सवाल करते रहेंगे और ऐसी ही सच्चाई आपके सामने लाते रहेंगे जब तक इस सिस्टम में बदलाव ना आए। नमस्कार।